हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये वीडियो, इसका टाइटल है डिस्ट्रक्शन थ्रू डेफिनेशन और ये इस सीरीज़ का एक सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अरावली हिल्स की डेफिनेशन के चेंज के ऊपर बना चुका हूँ, वो मैं ऊपर लिंक कर रहा हूँ, आप उसको भी लास्ट तक देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं इस चीज़ को और ज़्यादा दूसरे इवेंट्स, हेडलाइंस, न्यूज़ के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे थ्रू अ चेंज इन डेफिनेशन और लीगल प्रोविजन और अ लॉ ये सब चेंजेस इसीलिए करे जाते हैं जस्ट टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर अ वाइडर पब्लिक, ठीक है, एंड टू बेनिफिट जस्ट फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन इनिशिएट करने का पहला स्टेप है कि उस लीगल प्रोविजन, लीगल डेफिनेशन को चेंज कर दो जिसने अब तक उस चीज़ को बचा के रखा है, कंजर्व करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर वीडियो का टॉपिक पसंद आया हो तो अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस एबिलिटी को देना चाहता हूं कि कैसे किसी भी न्यूज़, अनाउंसमेंट, इवेंट, स्टेटमेंट के थ्रू देखना आपको आना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को जस्ट ऑन द सरफेस अगर हम देखेंगे तो सिर्फ जो लोग वो स्टेटमेंट, अनाउंसमेंट देते हैं उनके हिसाब से तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए ही हर चीज़ होती है, पर इस सरफेस के पीछे एक ऐसी रियलिटी भी होती है जो आपको बताई नहीं जाती, जो हम सबसे छुपाई जाती है, पब्लिक एट लार्ज से छुपाई जाती है वो रियलिटी। और वो ही उस चीज़ का एक हिडन एस्पेक्ट होता है जो हमें बाद में, जब वो चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं, जब वो लॉ चेंज हो जाता है और जब वो रियलिटी में चीज़ें घटने लगती हैं, तब हमें उन दूसरे एस्पेक्ट का हमें पता लगता है और तब इतना लेट हो चुका होता है कि हम उस चीज़ को तब रिवर्स करने के लिए प्रोटेस्ट तक भी नहीं कर सकते, अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकते। तो पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ रीसेंट पास से उठाई हुई मैं कुछ इवेंट्स, न्यूज़, इस सब के ऊपर बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा उस सब में से कॉमन पैटर्न निकाल के कि कैसे इसी ढंग से किसी भी प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को स्टार्ट करा जाता है। तो अभी रिसेंटली हम सब ने देखा, गोवा में एक नाइट क्लब में हादसा हुआ, एक ट्रेजेडी हुई जिसमें 25 लोगों की मौत हुई। और इस इंसिडेंट के तुरंत बाद से गोवा पुलिस, वहाँ की लीगल मशीनरी इतनी एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो गई कि इंडिया में उसके ओनर्स को मतलब लेके आया गया और अब उन पे लीगल एक्शन हो रहा है। इस इंसिडेंट के घट जाने के बाद ये सब हो रहा है और इस टाइप के इंसिडेंट हुए जबकि वहाँ पर कोस्टल रीजन में कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन, रेनोवेशन को मॉनिटर करने के लिए एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बनी हुई है जो कोस्टल जोन में कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करेगी और रेगुलेट करेगी। उस अथॉरिटी के ऑफिसर्स कैसे ऐसे बिल्डिंग प्लान अप्रूव कर देते हैं, कैसे ऐसे लेआउट अप्रूव कर देते हैं कि जिससे इतना बड़ा हादसा हो जाता है। ये नाइट क्लब एक बहुत ही नैरो लेन पे सिचुएटेड था, जस्ट एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री था, सिंगल पॉइंट ऑफ एग्जिट था। फायर डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं थी, फायर वायलेशंस थी बहुत सारी, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में बहुत सारी वायलेशंस थी। तो इन सब के बावजूद एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाकर ये इस टाइप की कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे नाइट क्लब की कर रहे थे। और इतना टेम्परेरी स्ट्रक्चर अपने आप में, ये जिससे ये ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, अब इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जो एज पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो एक्ट होता है, हर स्टेट का ये अलग अलग होता है, ऐसे ही गोवा का भी ये जो एक्ट होता है उसमें ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को इतना वाइड कर दिया गया, इतना वाइड कर दिया गया, इतना इंक्लूसिव कर दिया गया कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर का जो एक स्कोप होना चाहिए ना, जो एक उसकी लिमिटेशंस होनी चाहिए, वही अपने आप में ख़त्म ही कर दी। इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर का अपने आप में जो वजूद है, जो स्ट्रेंथ है ना, जिस चीज़ पे चेक रखने के लिए टेम्परेरी एंड परमानेंट स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, वो ही चेक रखने का ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो गया। इतनी इस डेफिनेशन को वाइड ओपन कर दिया गया। तो एक नाइट क्लब जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर
क्या लाइसेंस लेके स्टार्ट होता है, एक टेम्परेरी लाइसेंस लेके स्टार्ट होता है, वो उस स्ट्रक्चर को धीरे 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 अगल बगल के एरियाज़ को एनक्रोच करते करते इतना कवर करके और इतना बड़ा बना लेता है, इतना वाइड बना लेता है कि वहाँ पे एक होटल जैसी कमर्शियल एक्टिविटी, बैंक्वेट हॉल जैसी कमर्शियल एक्टिविटी और बड़ी बड़ी पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करने वाली कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब इस इंसिडेंट में जहाँ पे एक नैरो लेन में ये सिचुएटेड था नाइट क्लब, और वहाँ उस लेन इतनी नैरो थी कि वहाँ फायर ब्रिगेड का आना, फायर पे कंट्रोल कर पाना डिफ़िकल्ट था। एक सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट था। नाइट क्लब में हादसे के टाइम पे लाइट्स बहुत डिम थी, अंधेरा था, स्मोक थी, क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से एमरजेंसी सिचुएशन जब आई तो रिएक्शन टाइम जल्दी हो ही नहीं पाया, और इसी वजह से इतना बड़ा हादसा वहाँ पे हो गया। तो जब ऐसी अथॉरिटी वहाँ मौजूद है जो कंस्ट्रक्शन मॉनिटर, जो उस कोस्टल एरिया, कोस्टल जोन जो इतना इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मॉनिटर करने के लिए बनी है, वहाँ की एक्सपेंशन रेनोवेशन मॉनिटर करने के लिए बनी है, बावजूद उस अथॉरिटी के ऐसे इंसिडेंट्स हो गए। और ऐसा इंसिडेंट एक बार हो गया, उसके बाद पुलिस इतनी एक्टिव हो गई कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी टाइप की न्यूज़ बार बार आती रही कि अब किसी और क्लब को सील कर दिया गया वायलेशन के चक्कर में, या अब किसी और क्लब को सील कर दिया गया एक्सपेंशन के चक्कर में, वायलेशन के चक्कर में। पर जब ये हो रहा है, जब ये कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे फैल रही है, जब ये कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे इलीगल होती जा रही है, तब वो अथॉरिटी कहाँ है? तब अंडर द टेबल इन अथॉरिटीज़ के सारे ऑफिशियल्स को कॉम्पनसेट कर दिया जाता है, और ये जो पूरा ग्रुप है, जो ये नाइट क्लब, रियल एस्टेट, माइनिंग, इस टाइप की कमर्शियल एक्टिविटीज़ का ये जो पूरा ग्रुप है, वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। गोवा में पिछले रिसेंट पास्ट से इतने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, हम न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में आए दिन गोवा में एक लॉन्च हुए हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का ऐड देखते हैं। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि पिछले कुछ समय से वहाँ पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली छोटे से टाइम इंटरवल में कई लॉन्च हुए हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गोवा में इतनी ज़्यादा लैंड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई या लैंड की सप्लाई बढ़ गई? लैंड तो उतने का उतना ही है, पर हुआ क्या, डेफिनेशंस जो ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंडर आती हैं, बिल्डिंग प्लान्स और रिस्ट्रिक्टेड जोन, प्रोटेक्टेड जोन, इन सब की डेफिनेशंस के साथ खिलवाड़ कर कर जो एरिया पहले प्रोटेक्टेड जोन की वजह से प्रोटेक्टेड था, उस पर बैन थी कंस्ट्रक्शन का करना, वो अब प्रोटेक्शन कवर हटा दिया, डेफिनेशन को चेंज कर कर डेफिनेशन चेंज करी, तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना ज़्यादा उसको वाइड ओपन कर दिया कि अब वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर ने कुछ समय बाद एक परमानेंट स्ट्रक्चर जैसा ही साइज एक्वायर कर लिया, शेप एक्वायर कर ली, और उसी हिसाब से वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी उतने ही स्केल की होने लग गई। तो ये सब हो रहा है डेफिनेशंस को डाइल्यूट कर करके और इस हद तक डाइल्यूट करके कि जिस प्रोटेक्शन के ऑब्जेक्टिव से वो बनाई गई हैं, वही ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से डिफीट हो जाए। गोवा का लोकल पर्सन, जो लोकल वहाँ का रहने वाला है, वो इन सब चीज़ों, इन सब डेवलपमेंट्स, इन सब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इन सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से खुश नहीं है, वो दुखी है, परेशान है, क्योंकि उसको इन सब से होने वाला लॉस दिख रहा है, और आगे भी जो उसको लॉस होएगा वो उससे अच्छी तरीके से अवेयर है। जिस चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोल के उससे उसकी ज़मीन एक्वायर कर ली गई, एक्चुअली में उसको कॉम्पनसेशन देके, पर एक्चुअली में वो चीज़ एक बार एक्वायर तो हो गई, पर अल्टीमेटली लाइफ लॉन्ग वो उसके लिए एक दुख का कारण, एक परेशानी, तकलीफ का कारण बन गई। तो ये होता है जब जो किसी भी एरिया के ये जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाली अथॉरिटीज़ होती हैं, ये जब उस एरिया में बनने वाले स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशंस को ऑल्टर करते हैं जानबूझकर, और ये ऑल्टरेशन करवाई जाती है थ्रू वो सब रियल एस्टेट प्लेयर्स, माइनिंग प्लेयर्स जो उस एरिया में जो अब तक रिस्ट्रिक्टेड था एंटर होना चाहते हैं, और वहाँ से मिनरल्स या माइनिंग करके चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और या रियल एस्टेट प्लेयर्स जो वहाँ पे अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं। तो ये एक ग्रुप है जो वहाँ की पॉलिटिशियंस, वहाँ की लीडरशिप को इस चीज़ के लिए ड्राइव करता है कि ये डेफिनेशंस को बदले और हमारी एंट्री वहाँ पे हो सके। इसी टाइप से एक और इंसिडेंट आया, एक और स्टेटमेंट आई जहाँ पे ये बोला गया कि AQI इंडेक्स जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, वो इंडिया में फॉलो नहीं होगा, या वो इंडिया
में हम नहीं मानेंगे। इंडिया में हम इंडिया स्पेसिफिक अपना ही एक नया AQI इंडेक्स के स्टैंडर्ड्स बनाएंगे और वो ही उसी हिसाब से ये डिसाइड होगा कि AQI इंडिया में कितना है। अब इंडिया में जितनी ऑनेस्टी से, जितनी ईमानदारी से सब काम होते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि कितनी ही ज़्यादा ईमानदारी से वो स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट किए जाएंगे, मॉनिटर किए जाएंगे, ट्रैक किए जाएंगे, मेजरमेंट किए जाएंगे और मॉनिटर किए जाएंगे। कितना बड़ा ये ग्रे एरिया है, कितना बड़ा ये लूप होल है। अगर जेन्युइनली यही इंटेंशन है कि AQI को कम करना है और इसके लिए सॉल्यूशन आपको ने ये बनाया कि भैया ग्लोबल स्टैंडर्ड को मानो ही नहीं, अपनी स्टैंडर्ड निकाल लो। अब ये तो वही बात हो गई कि जब अगर पासिंग परसेंटेज 33% है और 33% भी बच्चे के नहीं आ रहे, तो उठा के पासिंग परसेंटेज ही 3% कर दी कि बच्चा पास हो जाए। तो ये क्या सॉल्यूशन हुआ? इससे तो अनडिजर्विंग बच्चा है वो पास हो जाएगा और जो डिजर्विंग बच्चा है उसकी अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब कर लेगा। तो ये किस हद तक एक वाइबल और बैलेंस्ड सॉल्यूशन है वो समझ में नहीं आता। तो हर चीज़ को अगर हम अपनी ही इन्वेंट कर रहे हैं तो भाई ग्लोबली कुछ मत मानो। फिर ग्लोबली आपने हैप्पीनेस इंडेक्स को भी यही कहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी इंडिया की रैंकिंग जो इतनी लो है, पाकिस्तान से भी लो इंडिया की रैंकिंग आई कि हैप्पीनेस इंडेक्स की वो रैंकिंग जिस सर्वे के या जिस हैप्पीनेस इंडेक्स से हुई उसके जो क्राइटेरियाज थे वो क्राइटेरिया सूटेबल नहीं है इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री को एवेलुएट करने के लिए। तो जहाँ पे जो जो चीज़ों में हमारी फॉल्ट निकल रही है, हम उसमें पीछे आ रहे हैं, तो हमने सामने वाले उस चीज़ को ही गलत बोल दिया। तो इसके जैसी एक और चीज़ हमने देखी पिछले कुछ दिनों में कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने ये बोला देयर इज़ नो कंक्लूसिव एविडेंस दैट शोज अ लिंक बिटवीन पुअर AQI एंड लंग डिजीजेस। अब इन मिनिस्टर साहब को लंग डिजीजेज और ख़राब एयर क्वालिटी के बीच में कोई भी प्रूफ, कोई भी एविडेंस जो इनको लिंक करे ये नज़र ही नहीं आता। इंडिया में हर साल खराब हवा की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से इतने लोग मरते हैं, लंग फेलियर्स की वजह से इतने लोग मरते हैं। लंग्स जो हमारा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अगल बगल अगर दूषित हवा है, पॉल्यूटेड हवा है, तो वो वहाँ पे कैसे मतलब वो वहाँ पे कैसे ठीक से फंक्शन कर सकता है और हेल्दी रह सकता है। तो ये चीज़ में आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस ऐसा कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि पुअर एयर क्वालिटी को हम मानेंगे नहीं कि पुअर एयर क्वालिटी एग्जिस्ट करती है दिल्ली NCR के रीजन में, क्योंकि लंग डिजीज के संग इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अब इस टाइप के सॉल्यूशंस हमारे पॉलिटिशियंस निकालते हैं कि जो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ढूंढना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करो इस चीज़ को प्रॉब्लम बोलने की बजाय इसे प्रॉब्लम बोलो ही ना, क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं है, और अब क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है तो इसका सॉल्यूशन निकालने की जिम्मेदारी से भी हम फ्री हो गए। ये एग्जैक्टली वही चीज़ हो गई कि कोई एरिया पहले प्रोटेक्टेड जोन है और इसमें इसको कंजर्व करने की, इसको प्रोटेक्ट रखने की जिम्मेदारी वहाँ की लोकल लीडरशिप पे है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे है। पर अब जब इस एरिया को हम प्रोटेक्टेड मानेंगे नहीं, तो जब हम इस एरिया को प्रोटेक्टेड मानेंगे नहीं तो इसकी फिर प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी से भी तो हम फ्री हुए एक तरीके से। तो ये रास्ता अपना रखा है। जैसे दिल्ली की जो CM है रेखा गुप्ता जी, वो ये कहती हैं एयर पोल्यूशन को ख़त्म करना है तो दिल्ली में तंदूर को यूज़ करना बंद कर दो जिसमें रोटियां बनती हैं। मतलब इस हद तक के वाहियात सॉल्यूशंस, वाहियात स्टेटमेंट्स ये ऑन एयर दे देते हैं, मीडिया को दे देते हैं। इनको एक बार भी जिस पोजीशन पे ये बैठे हैं, जिस चेयर पे ये बैठे हैं, उसी की रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ी सी सेंसिबल, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल बात कर लें तो ये इनसे नहीं होता। तो ये एक पैटर्न है जो दिखता है इन सब इवेंट्स, न्यूज़, अनाउंसमेंट्स को अगर हम पोस्टमार्टम करके सी थ्रू इनके जब थ्रू देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये सब पैटर्न्स दिखते हैं कि बहुत इजीली इन लोगों ने इन सब चीज़ों में एक प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को इनिशिएट करने के लिए कहीं ना कहीं से तो स्टेप नंबर 1 लेना ही पड़ेगा ना। तो ये स्टेप नंबर 1 होता है एंट्री दिलाने का, और एंट्री दिलाई जाती है डेफिनेशंस को चेंज करके, प्रोटेक्शन को फिनिश करके और प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को
स्टार्ट करके। तो इस तरीके से ये दिखता है। यही हमें दिखा जब हसदेव के जंगलों को क्लियर किया गया कोल माइनिंग के लिए, यही हमें दिखता है जब उड़ीसा में ये सब हुआ, असम में ये सब हुआ, और अब गोवा में ये सब हो रहा है। इल्लीगल माइनिंग, इल्लीगल एक्सट्रैक्शन, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, ये सब हमें जब होता है तो हमें ये सब चीज़ दिखती है। ये सब चीज़ों को एक ढंग से और देख सकते हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ उन कंपनीज के फेवर में ही आगे जाके पॉलिसीज़ को चेंज करती हैं, ताकि वो कंपनी अपनी की हुई डोनेशंस के ऊपर बिजनेस करके रिटर्न कमा सकें और प्रॉफिटेबल हो सकें। तो ये लिंक भी दिखता है। बीजेपी ने 2024 में डिस्क्लोज करा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू उसको जो डोनेशन रिसीव हुई, उसमें वेदांता ग्रुप जो एक बहुत बड़ा माइनिंग ग्रुप है, एसएल माइनिंग जो एक और बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी है, इन सबसे बड़ी बड़ी डोनेशंस, कई 100 करोड़ की डोनेशन रिसीव हुई, और इस वजह से ही अब पॉलिसीज़ इस फेवर में टर्न अराउंड करवाई जाती हैं। तो ये जो है ना मोड ऑफ स्टार्टिंग द डिस्ट्रक्शन, वो है जो डेफिनेशंस को चेंज करना, ये जो एक टूल बन गया है, ये एक ऐसा टूल बन गया है जिससे कि एवरीथिंग इज़ बीइंग लीगलाइज्ड। चाहे वो करप्शन हो, इसको हमने लीगलाइज करा गया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू, कि कंपनी डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन देती है, तो वो चीज़ ख़राब, मतलब वो चीज़ इलीगल या अनलॉफुल लगे, तो एक लॉफुल रास्ता बना दो जिसके थ्रू डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टी तक कंपनी कर सके। ठीक है, उसी तरह डिस्ट्रक्शन को लीगलाइज करने के लिए जो चीज़ पहले इलीगल हम कहते हैं, अब उसको इलीगल कहो ही मत, तो दैट मीन्स वो चीज़ लीगल है, अब कोई भी वो चीज़ कर सकता है। तो ये हाल हो गया है। इसी वजह से यही पर्पस है मेरा इस वीडियो बनाने का, कि कोई भी न्यूज़, कोई भी इवेंट, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी अनाउंसमेंट होती है ना, तो ये चेक करो कि उसका एक पीछे का हिडन एस्पेक्ट, एक हिडन ऑब्जेक्टिव और क्या हो सकता है। अब नए नए एक्सप्रेसवे बनाने की अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ से वहाँ तक एक्सप्रेसवे बन रहा है। मैं ये कहता हूँ, पहले भी तो उन दो जगहों के बीच कोई ना कोई एग्जिस्टिंग पुराना रास्ता होगा, और उस पुराने रास्ते को ही आप, उस पुराने रास्ते में लगने वाला जो भी टाइम है उन दोनों जगहों में ट्रैवल करने का, या तो वो ट्रैवल टाइम कम होता है क्योंकि वो डिस्टेंस कम हो रहा है नया एक्सप्रेसवे के बनने से। मैं ये कहता हूँ, जितना पैसा आप उस नए एक्सप्रेसवे पे बनाते हो ट्रैवल टाइम कम करने के लिए, उतना उसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट अगर आप उस एग्जिस्टिंग ओल्ड रास्ते पे ही लगा दो, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको प्रॉपरली लेन मार्किंग करने के लिए, उसको ज़्यादा मतलब स्मूथ बनाने के लिए, तो आप खुद सोचें, क्या ये चीज़ तब अचीव नहीं हो जाएगी, ट्रैवल टाइम क्या तब कम नहीं हो जाएगा? पर नए एक्सप्रेसवे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाखों एकड़ ज़मीन किसानों की एक्वायर की जाती है एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। फिर उस एक्सप्रेसवे पे जो टोल कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलता है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, और उसकी कंपनी वहाँ से टोल कलेक्ट करके आगे अपना रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करती है। इसी तरह किसानों की ज़मीन, फॉरेस्ट, गाँव के फॉरेस्ट एक्वायर किए जाते हैं एंड उनको साफ़ किया जाता है ताकि कोल माइनिंग कर सके कोई और दूसरा बिजनेस हाउस, और वो वहाँ से अपना रेवेन्यू मल्टीप्लाई कर सके। असलियत में तो उस एक्सप्रेसवे पे ना वो किसान जा रहा है अपनी बैलगाड़ी लेके, ना वो किसान के पास इतना पैसा है कि इतना ज़्यादा वो टोल टैक्स दे सके। वो उसका तो ओरिजिनल ऑक्यूपेशन था खेती करना, जो आपने उसकी ज़मीन एक्वायर करके उससे छीन लिया। तो ये हकीकत है, और इस हकीकत को हर उस न्यूज़ अनाउंसमेंट से कवर करा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बोल के। सो आगे से अब आप जब भी कोई न्यूज़ सुनो, नई अनाउंसमेंट सुनो, एक एक पेज के, फुल पेज के बड़े बड़े आर्टिकल्स देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो ये चेक करने की कोशिश करना कि इसका एक दूसरा भी पर्सपेक्टिव और दूसरा क्या हो सकता है। और जो भी पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन मिली है जिन कंपनीज़ की, इन दोनों चीज़ों में ज़रूर कुछ ना कुछ लिंक हमेशा ही देखने को मिलता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, और अपनी इस एबिलिटी टू सी थ्रू को डेवलप करना, ताकि आप भी न्यूज़, हेडलाइंस, अनाउंसमेंट्स का पोस्टमार्टम कर सको और रियलिटी क्या है ये आपको पता लग सके। सो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना, लाइक एंड शेयर करना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।